हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हमारा वीडियो बनेगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2014। आप देख सकते हैं जैसा कि 2024 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का ये एनुअल वार्षिक मॉडल सेट आईकॉम का है, इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव, जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव का। आइए देखते हैं, ये मॉडल सेट है, ये मॉडल सेट नंबर 1 ही है। तो जरा देख, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट नंबर 1 ही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जहां से शुरुआत हुआ है वहां से हम लोग 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस मॉडल सेट में, और हमें यहां से करना शुरू किया है। शुरू करेंगे तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक मतलब पिता, अर्थशास्त्र के पिता कहें चाहे फादर कहें। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पिता कौन है। तो यहाँ सिंपल सा आंसर है एडम स्मिथ, और जेबी से इनके फॉलोअर है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सी, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। और इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का करते हैं, इकोनॉमिक एग्रीगेट का करते हैं, नेशनल इनकम का करते हैं, नॉन ऑफ दिस किसका करते हैं। तो कह रहा है कि हिंदी में कह रहा है व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आई स्टैंड, जो आई है माइक्रो का, जो आई है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ये कहता ही है इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल यूनिट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन उत्पादन का साधन है। इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन के साधन को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो उत्पादन के साधन चार ही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो लैंड है होगा, लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द, इनमें से सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था, किसने कहा था, ये स्टेटमेंट है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इंग्लिश में कह रहा है कि हु सेड, किसने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक धन का विज्ञान है। ये कहने वाले थे एडम स्मिथ, ये कहने वाले थे एडम स्मिथ। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। किसके अनुसार, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ए मार्शल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ए मार्शल का मतलब होता है अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अगला क्वेश्चन, आंसर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि एवं समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टि और समष्टि। तो जिसने बांटा वही इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी करता है। तो कौन कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है विच इकोनॉमिक्स टू फर्स्ट यूज्ड द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। तो रैगनर फ्रिश ने कब किया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका डेट 1933 दिया रहता है, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी में, पूंजीवादी में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो किस अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन, वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, कर्व व्हिच शोज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा कर्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। तो उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो आंसर डी, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या दिखाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवसर लागत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, औसत लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? औसत लागत का वैकल्पिक नाम माने औसत लागत को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? प्रथम नियम कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का पहला नियम है, ह्रास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, कह रहा है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व होता है, कन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस का शेप कुछ इस तरह से होता है, कन्वेक्स होता है। तो ये कई सारे लोग बताते हैं कि डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आया, ऊपर अभी पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था। लगातार क्वेश्चन कर्व से ही पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तो कर्व से ही होता ही है इकोनॉमिक्स का। तो इस वजह से कई सारे लोग बताते हैं कि इकोनॉमिक्स का कर्व से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के कर्व से ही आते हैं। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दें, अपने जूनियर लड़कों को बताएं, अपने जूनियर जो साथ में पढ़ रहे हैं उनके उनको बताएं सही चीज पढ़ें, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में द एबिलिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक वस्तु में वो क्षमता जो किसी कंज्यूमर माने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसको कहते हैं यूटिलिटी। उसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी, उपयोगिता कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। अगला आंसर देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन की उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर एमयू बराबर प्राइस। एमयू बराबर प्राइस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से सीमांत उपयोगिता, यहाँ हिंदी में लिखा है विथ कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी। जब जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ये तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, कुल उपयोगिता यहीं से स्थिर होती है, यहाँ पे स्थिर होने लगती है यहाँ पे, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जीरो होती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य, जीरो होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो इंग्लिश में कह रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मेजर्ड। तो यहाँ बढ़ती नहीं, यहाँ घटती होगा। यहाँ बढ़ती नहीं, यहाँ घटती होना चाहिए, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर से होगा यहाँ आंसर। तो घटती सीमांत मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ घटती होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर लेंगे लोग। और यहाँ में स्प्रिंट हो गया जरा सा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? कह रहा है कि किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में, किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती, कह रहा है। मांग में वृद्धि नहीं होती, कह रहा है किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। तो यहां हो जाएगा नेसेसिटीज गुड्स। अगला, निम्न में स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। निम्न में स्थानापन्न मतलब कि यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स पूछ रहा है कि निम्न में स्थानापन्न वस्तु कौन से हैं? तो टी एंड कॉफी, टी के जगह पे कॉफी, कॉफी के जगह पे टी, स्थानापन्न वस्तु यही होता है। विच आर प्लेस इन वन अनदर, एक दूसरे के जगह पर, विच आर प्लेस इन वन अनदर, टी एंड कॉफी होता है। आंसर इज सी, आंसर इज
डी, यहाँ देखें डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? इंग्लिश में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन द डिमांड, फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, डिक्लाइन इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ऑल ऑफ दिस, यानी कि आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है, घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, अस्थिर रह जाती है। कह रहा है इंग्लिश में विथ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स, द डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स क्या होती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम है गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव ये स्टेट बताया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ाया जाता है क्लास में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। क्वालिटेटिव क्योंकि क्वांटिटी को नहीं बताता है लॉ ऑफ डिमांड, सिर्फ बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, यही बताता है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ डिमांड को क्या कहते हैं? गुणात्मक कथन कहते हैं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित से कौन प्रदर्शित करता है? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो कह रहा है नेसेसिटीज गुड्स, कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नेसेसिटीज गुड्स में इकाई से कम मांग की लोच होती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो सिंपल सा मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। ये क्या होता है? एक होता है ईडी, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, लेस देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल टू 0। यही होता है 5 तरह का, 5 प्रकार के होते हैं, यही होता है बस। इसको पॉइंट मेथड से भी, ज्योमेट्रिक मेथड से भी दिखाया जा सकता है ऐसे। यहाँ पॉइंट एक बीच में बना दें, 2 ईडी ऊपर 2 ईडी नीचे और ईडी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा ईडी इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर? 5। ये तो हो गया क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी के कारण 60% की मांग में वृद्धि होती है तो मांग की लोच होती है। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है किसी वस्तु की मूल्य में 40%, तो मूल्य 40 हो जाएगा, प्रतिशत 60, 60 बटा 40, 0 0, 2 दूना 4, 2 3 6, तो यानी कि -1.5 इज द करेक्ट, -1.5 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार परिवलय मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व शोज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से, यदि उपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X होगी। कह रहा है कि उपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X होगी घटिया वस्तु, मतलब कि इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स होगी, इंफीरियर गुड्स। क्योंकि इंफीरियर गुड्स होता ही है कि जब आय कम होता है तो हम इंफीरियर गुड्स खाते हैं, अगर आय बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? इंफीरियर गुड्स की मांग कम कर देंगे, तो वही इंफीरियर माने घटिया वस्तु की मांग कम कर देंगे। यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो यह स्थिति है। और इंग्लिश में, इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ, इट इज अ सिचुएशन ऑफ। तो यहां आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है? तो अकर व्हिच राइजेस फर्स्ट एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड एपीपी, एमपीपी, टीपीपी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। सब पहले बढ़ता है फिर घटना शुरू करता है। उत्पादन का सक्रिय साधन इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? तो श्रम, पूंजी, श्रम, भूमि, ये तो सब है उत्पादन के साधन, लेकिन सक्रिय साधन कौन है? तो बी क्या है? श्रम जो है वो सक्रिय साधन है। श्रम जो लेबर होता है वो सक्रिय साधन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि
परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो एमपी एंड एपी राइजेस, एमपी राइजेस, एपी फॉल्स, एमपी इज जीरो, लेकिन पहला सही है, एमपी एंड एपी दोनों राइज करता है। कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, एमपी और एपी दोनों क्या करता है, स्टार्टिंग में राइज करता है, ऐसे समथिंग बनता है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी ये तो है, लेकिन इसमें एक नया वर्ड है मुद्रा, मनी नहीं है। क्लासेस में बहुत बार बताया जाता है ये। कह रहा है अगला क्वेश्चन की एक फर्म का उत्पादन फलन है, एक फर्म का उत्पादन फलन है। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज अ प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि यहां हो जाएगा 34 का बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगला क्वेश्चन, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। अल्पकाल में दोनों साधन होते हैं, स्थिर साधन फिक्स फैक्टर भी और परिवर्तन साधन, माने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं। कह रहा है व्हिच फैक्टर आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सा फैक्टर यूज होते हैं, तो फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। दोनों आंसर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इस सबको देखने से यही पता चलता है कि टीसी बराबर फॉर्मूला होता है टीवीसी प्लस टीएफसी, यही होता है फॉर्मूला, लेकिन इसको इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो ये ज्यादा सटीक हो रहा है कि टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब यहां देखें, यहां भी यही होता है, एसी बराबर क्या होता है, एसी बराबर एबीसी प्लस एएफसी, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो एवरेज कॉस्ट निकल जाता है। तो यहां आंसर हो जाएगा एबीसी, एसी बराबर एसी बराबर ये हो जाएगा एएफसी प्लस एबीसी, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर की एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो यहां आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में भी कह रहा है कि इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन तब करती है जब, इंग्लिश में कह रहा है कि अ फर्म प्रोड्यूसेस इन द स्टेट ऑफ लॉस व्हेन, हानि में भी कब उत्पादन करता है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, प्राइस जब एसी से ज्यादा हो तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म के संतुलन में बुनियादी शर्त है, फर्म के संतुलन की बुनियादी शर्त है, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज, क्या होगा बेसिक कंडीशन, तो ए आर बराबर एम आर या एम आर बराबर ए आर, यही फर्म का बेसिक कंडीशन है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि होता है, ऐसे वस्तु की पूर्ति होगी अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जरा। कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस बाय 40% एंड सप्लाई इंक्रीजेस बाय ओनली 15%, ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहां आंसर हो जाएगा 41 का सी इनइलास्टिक। अगला कह रहा है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का एक क्रेता होता है, बाजार स्थिति कह रहा है मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर, एक ही बायर होता है, तो उस तरह के मार्केट के सिचुएशन को कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं, मोनोपोली। बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी बाजार में फर्म की मांग वक्रपूर्ण लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो कह रहा है कि इन विच मार्केट डिमांड कर्व अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और
एक और केवल एक उत्पादक होता है, एक और केवल एक उत्पादक होता है, तो उत्पादक एक ही होता है, इसको बोलते हैं एकाधिकार। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल। किस तरह के मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर होता है, तो मोनोपोली में। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, तो विच ऑफ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सेलिंग कॉस्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बाजार में ए आर वक्र एक्स कक्ष के समानांतर होता है, मतलब कि यही कह रहा है कि किस बाजार में ए आर कर्व एक्स अक्ष के समानांतर होता है, तो ये तो सीधा सा बात है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। इन विच मार्केट ए आर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। चल अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस से। बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस। ऑप्शन 47 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत के उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, यहां आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एक्सीड सप्लाई एक्सीड डिमांड इक्वल सप्लाई, यानी कि वस्तु की मांग एवं पूर्ति बराबर हो, डिमांड इक्वल सप्लाई हो। कह रहा है किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है, किसने, तो यहां आंसर हो जाएगा मार्शल ने, समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया मार्शल ने। Who gave the concept of time element, तो ये मार्शल हो गया, टाइम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था। अगला कह रहा है कि अति अल्प काल में पूर्ति होगी, अति अल्प काल में पूर्ति होगी, तो यहां आंसर हो जाएगा पूर्ण बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अगला क्वेश्चन देखें, मांग अधिक की स्थिति होती है जब, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं जरा, देयर इज अ स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड, स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 51, क्वेश्चन नंबर है 51, ऑप्शन नंबर ए, मांग की मात्रा पूर्ति की तुलना में अधिक हो। कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड एज कंपेयर टू सप्लाई इज हाई, कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांड माने क्वांटिटी डिमांड क्या है, हाई है, किससे, कंपेयर टू सप्लाई, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, साम्य कीमत, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साम्य कीमत मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस, साम्य कीमत का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है, कह रहा है विच डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड सप्लाई दोनों, नन ऑफ दिस, तो दोनों करता है, आंसर सी इज द करेक्ट। अगला कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें तो उपभोक्ता का सिद्धांत और उत्पादक का सिद्धांत तो माइक्रो में जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय का सिद्धांत समष्टि मैक्रो में जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, इंग्लिश में कह रहा है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी स्टैटिक इकोनॉमिक्स से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से, सी इज द करेक्ट आंसर, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, यहाँ पे आंसर 54 का सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज फुल एम्प्लॉयमेंट का, एग्रीगेट प्राइस लेवल का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है फुल एम्प्लॉयमेंट का भी, एग्रीगेट प्राइस का भी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मुद्रा का परिमाण, धन, गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा, उपयुक्त सभी, तो यहां हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयरहाउस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, राष्ट्रीय आय तो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, विदेशी विनिमय ये भी है राष्ट्रीय आय, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मांग का नियम नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन,
लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रवाह के अंतर्गत, फ्लो के अंतर्गत, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, कौन से इनमें से कौन फ्लो में आता है, तो यहां आंसर हो जाएगा सी, इनकम। अगला और तृतीय क्षेत्र मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तृतीय क्षेत्र, विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल, तो फैमिली भी आता है, फॉर्म आता है, गवर्नमेंट आता है, ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित होती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित होती है तृतीय क्षेत्र में, तो खनन तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, निर्माण सेकेंडरी में आता है, तो संचार आता है तृतीय क्षेत्र में, टर्सरी जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन आएगा। अगला क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, कौन सा क्षेत्र, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सभी क्षेत्र क्या होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सभी क्षेत्र, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी में, एन इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर सम्मिलित होते हैं, तो तीनों ही होते। अगला कह रहा है कि अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी के उपभोग को व्हाट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो यहाँ अस्थाई पूंजी के उपभोग को, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 62 का P इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन 63, स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, कह रहा है जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स प्राइस इज व्हाट, तो कह रहा है यहाँ पे आंसर हो जाएगा रियल जीएनपी इज द करेक्ट, वास्तविक जीएनपी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय नकारात्मक है, तब if for a nation net factor income from abroad is negative then क्या होगा, ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा जीडीपी क्या होगा, लेस देन जीएनपी हो जाएगा, जीडीपी लेस देन जीएनपी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर 64 का। 65 नंबर देखें क्या कह रहा है, 65 कह रहा है कि घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है, घिसावट व्यय जीएनपी एमपी में, जहां ग्रॉस होता है ग्रॉस में ही घिसावट माने, कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड जीएनपी, क्योंकि ग्रॉस बराबर होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस बराबर क्या होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस में ही नेट भी रहता है डेप्रिसिएशन भी रहता है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कहां इंक्लूड रहता है, तो जीएनपी में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक घरेलू क्षेत्र में वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीडीपी, सी इज द करेक्ट, कुल घरेलू आय। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में तो भूमि शामिल है, वन भी शामिल है, फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं, खनन माइनिंग भी शामिल है, ये सभी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डी, मतलब विच इंग्लिश में कह रहा है विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, तो डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, कह रहा है कि एक से अधिक बार हो जाता है, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक से ज्यादा बार किसी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आ जाइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में किसे इंक्लूड किया जाता है, देखें यहाँ ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अर्निंग फ्रॉम ब्लैक मनी, नन ऑफ द अबव, तो कह रहा है कि विच वन इज इंक्लूडेड, इनमें से किसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, तो ट्रांसफर अर्निंग को नहीं इंक्लूड, सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स को नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज यहाँ आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है,
करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, इंटरमीडिएट कमोडिटीज, नॉट इंक्लूड, तो ये दोनों को नहीं किया जाता है, यानी कि सी, ए एंड बी हो जाएगा आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत, मुद्रा के गौण कार्य माने सेकेंडरी, कह रहा है विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? स्थगित भुगतान की माप, मूल्य का संचय, मूल्य हस्तांतरण, एंड डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा मुद्रा का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय, लेखा की इकाई, कह रहा है इनमें से कौन? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखा की इकाई। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी? मेन फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो प्रमुख कार्य प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि आंसर ऑल ऑफ दिस, सभी कार्य इंपॉर्टेंट है। सभी कार्य, मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सभी मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे यही लग रहा है, लेकिन ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। अगला आइए, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है मूल्य निर्धारण करना, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम, इनमें से सभी। तो कह रहा है द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स, द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स, तो यहां आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। फंक्शन ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन भी करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं, ऑप्शन नंबर ए चालू जमा, ऑप्शन नंबर बी बचत जमा, ऑप्शन नंबर सी सावधि जमा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। करेक्ट, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक आर करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ऑल द अबव। तो कह रहा है कि डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक आर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट, उपयुक्त सभी। अगला कह रहा है कि बैंक का एजेंसी कार्य है, बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना, लॉकर सुविधा। व्हाट इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक? द एक्ट जो ट्रस्टी का एजेंसी फंक्शन काम है। अगला, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य कौन से हैं? व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य कौन से हैं? तो एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो कह रहा विच इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं? तो यहां आ जाएगा ऑल द अबव, सभी सेकेंडरी फंक्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। कौन है भारतीय रिजर्व बैंक? सेंट्रल बैंक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो नोट निर्गमन करना तो है, साख सृजन करना नहीं है, क्योंकि खुले बाजार की क्रियाएं ये है, बैंक दर का निर्धारण है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन नहीं है, बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरक्षक कौन है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरक्षण कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन इंडियन बैंकिंग सिस्टम कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 81 कह रहा है मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मेजर ऑब्जेक्टिव माने मुख्य प्रमुख उद्देश्य है मौद्रिक नीति की क्या? इंक्रीज द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज कह रहा है कि उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
और बैंकिंग लोकपाल की घोषणा, बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम बनाई गई कस्टमर के वेलफेयर के लिए। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस पर की गई? तो 1995 में की गई। कब की गई जी? 1995 में की गई। 1995 में की गई। चले तो अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम कह रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र का सुधार प्रारंभ हुआ 1991 से, जब एलपीजी पॉलिसी एनईपी नेप आया, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991, तब से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुआ 1991 में। चलिए तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब हुआ? 1991 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरसिम्हम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू रिफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्सेशन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, ट्रेड रिफॉर्म। तो नरसिम्हम कमिटी का संबंध है किससे? बैंकिंग रिफॉर्म से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किन्स का रोजगार, किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है? किन्स का रोजगार सिद्धांत तो कह रहा है कि ऑन विच फैक्टर किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड? तो कह रहा है प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण मांग। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1936 में। कह रहा है कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1936 में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, दोनों पर। इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स करती है किस पे? दोनों पर। प्रभावपूर्ण मांग पर भी, एग्रीगेट डिमांड पर भी और एग्रीगेट सप्लाई पर भी। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कह रहा है कि बढ़ती है। विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? राइज करता है। अगला क्वेश्चन कह, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के सिद्धांत का संबंध, किन्स के सिद्धांत का संबंध किन्सियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ 89 का आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन और किसके अनुसार मजदूरी में कटौती अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक ढंग से पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है? कह व्हिच कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड द व्यू, हु पुट फॉरवर्ड द व्यू। तो यहाँ पीगू ने ये स्टेटमेंट बताया था, पीगू ने, व्हिच कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड द व्यू, पीगू। आंसर हो गया यहाँ ए। अगला क्वेश्चन, किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निर्भर है? किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निर्भर है? और अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट लेवल। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या था, किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निर्भर है, किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निर्भर है। तो यहां आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखें, रोजगार गुणक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, रोजगार गुणक सिद्धांत 92, रोजगार गुणक सिद्धांत काहन द्वारा, रोजगार गुणक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया काहन द्वारा। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज प्रोपाउंडेड बाय काहन। अगला क्वेश्चन, अस्फीतिक अंतराल की दशाओं में द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिमांड इंक्रीजेज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीजेज रैपिडली। बी इज द, पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं अस्फीतिक अंतराल, जब पूर्ति ज्यादा हो जाए डिमांड पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण की कौन सी विधि है? गुणात्मक साख नियंत्रण कौन सी विधि है? तो इंग्लिश में कह रहा है कि विच इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट, कह रहा है विच इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। तो यहां हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव, चेंज इन मार्जिनल रिक्रूटमेंट ऑफ लोन,
रिक्वायरमेंट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, ये सारे ही सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट उपयुक्त होता है? तो डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। अगला देखें, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? तो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। बजट कौन सा शब्द है? तो फ्रेंच वर्ड है। अगला क्वेश्चन 97, एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को कहते हैं? तो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट 97 का सी इज द करेक्ट। एक्सचेंज रेट कहते हैं, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में अगर चेंज होगी तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगला 98 का है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस, बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला डेफिनेशन होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मद शामिल किया जाता है? गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन 100 मार्क्स, निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट टैक्स? तो इनकम टैक्स ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट है, मतलब इनकम टैक्स डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट है। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है। तो एक्साइज ड्यूटी इज द करेक्ट, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये रहा, ये मॉडल पेपर है का पहला मॉडल पेपर 1 है जो बिहार सरकार ने किया है। तो आप बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और वीडियो को देखते रहिए, लगातार आपको वीडियो मिलेगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।